हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स की बात करेंगे। ये आपके सभी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे प्री हो या मेंस हो। और ये जो हमारे पास एक्ट है जिसके अंदर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स दिए गए हैं वो 1988 का एक्ट है। इसके अंदर बहुत बारी अमेंडमेंट्स आई हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर टाइम पे। तो जो मेजर अमेंडमेंट आई थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, वो 1994 के अंदर आई थी, जो कि विक्टिम्स के क्लेम को सपोर्ट करती थी। अब ये जो एक्ट है इसके अंदर हमें सभी सेक्शंस पढ़ने ज़रूरी नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें सिर्फ मोटर एक्सीडेंट क्लेम की बात करनी है। तो इसके कुछ ही सेक्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से सेक्शन है? पहले तो आपको सेक्शन 140 से लेके 143 तक, ये 4 सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 140 से लेके 143 तक। उसके बाद सेक्शन 161 से लेके सेक्शन 175 तक, ये सेक्शन जो है हमें सिर्फ पढ़ने हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अपने एग्ज़ाम को आसानी से कर पाएंगे। 161 के बाद सेक्शन 162, 163, फिर कुछ 2 सेक्शन ऐड हुए 163A और 163B, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली सेक्शन 175 तक, जिसके अंदर में सेक्शन 170 भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 170 जो है वो नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो अब हम आते हैं सबसे पहले सेक्शन 140 के ऊपर, कि सेक्शन 140 के अंदर क्या दिया गया। तो सेक्शन 140 क्या है? ये बात करता है कंपनसेशन की। किस चीज़ की? कंपनसेशन की। अब कब कंपनसेशन की बात हो रही है? कुछ ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे जब कोई एक्सीडेंट मोटर व्हीकल से हो रहा है। किससे हो रहा है? मोटर व्हीकल से हो रहा है, और उस एक्सीडेंट के अंदर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, या फिर उसको कोई डिसेबलमेंट हो जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है, उसके अंदर डिसेबलमेंट हो जाती है। तो फिर उस केस के अंदर ऐसी सिचुएशन में इसके पर्सन को, जैसे डेथ हो गई तो उसके सक्सेसर्स, लीगल हेयर्स को, डिसेबलमेंट में भी उसका जो भी पर्सन्स है उनको कंपनसेशन पे किया जाएगा। अब ये जो सेक्शन 140 है ये इमीडिएट रिलीफ देने के लिए है इस पर्सन के सक्सेसर्स को, लीगल हेयर्स को, कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और कोर्ट में जा जाता है तो ये इमीडिएट रिलीफ देने के लिए है। तो जो सेक्शन 140 है ये क्या है? एक तरीके से कंपनसेशन पे करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल होती है, जैसे जो मोटर व्हीकल एक्ट की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स की ट्रिब्यूनल होती है, जैसे हमें पता है कि इसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। तो ये जो ट्रिब्यूनल होती है वो क्या करती है कि ये एक तरीके से इंटरिम अवार्ड की तरह सेक्शन 140 के अंदर कंपनसेशन दे देती है कि गए और ये रिलीफ आपको शुरू में मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज इंटरिम रिलीफ या इसको लेना अगर आप शुरू में भूल जाते हो इग्नोरेंस के कारण या किसी भी रीज़न के कारण, तो आपके पास से राइट चला जाएगा, आप इसको बाद में भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो कंपनसेशन मिलेगा, फिर जो फाइनल कंपनसेशन मिलता है, जो भी आपको बाद में फाइनल कंपनसेशन मिलेगा केस ख़त्म होने के बाद, तो उसमें से इस कंपनसेशन को एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब सेक्शन 140 के अंदर है क्या? तो जहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ होती है, क्या चीज़ होती है? जहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ होती है या परमानेंट डिसेबलमेंट होती है, और वो किस कारण से होती है? एक्सीडेंट के कारण से होती है। और वो एक्सीडेंट किस चीज़ से होता है? मोटर व्हीकल से होता है। ठीक है, सिंगल मोटर व्हीकल भी हो सकती है, एक से ज़्यादा मोटर व्हीकल्स भी हो सकती है, तो दोनों ही चीज़ें इंक्लूडेड है। तो जो ऑनर है व्हीकल का, या फिर ऑनर्स है, मतलब कि ऑनर मतलब अगर सिंगल व्हीकल था, और ऑनर्स मतलब कि एक से ज़्यादा व्हीकल थे, तो वो क्या है? जॉइंटली एंड सिवरली, मतलब कि अकेले भी लाइबल हैं और सिवरली, सभी अपने अपने जो इनका पार्ट है उसके लिए लाइबल हैं। किस चीज़ के लिए? कंपनसेशन पे करने के लिए, जो व्यक्ति की डेथ हुई है या डिसेबलमेंट हुई है उसको, ये इस सेक्शन के प्रोविजंस के हिसाब से जो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब कितना कंपनसेशन पे करना होगा वो सबसेक्शन 2 बताता है। तो कंपनसेशन कितना होगा? अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो एक फिक्स्ड सम पे किया जाएगा अंडर सेक्शन 140, जो कि कितने रुपीज़ होगा? 50,000 रुपीज़ होगा। और अगर उस पर्सन को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो वहाँ पे कितना सम, एक फिक्स सम पे किया जाएगा 25,000 रुपीज़। तो डेथ के केस में 50,000 और अदरवाइज 25,000 रुपीज़ पे करवाए जाएंगे। और ये जो कंपनसेशन लेने वाली बात है यहाँ पे जो प्लीडर है, मतलब कि जो अपनी बात लेके कोर्ट के अंदर गया है, जिसने कंप्लेंट की है, उसको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है या इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है कि जो डेथ है या परमानेंट डिसेबलमेंट हुई है जिसके रिगार्डिंग क्लेम मांगा जा रहा है, वो किसी रॉन्गफुल एक्ट, निगलेक्ट या डिफ़ॉल्ट के कारण हुई है, ऑनर के या ऑनर्स के। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें प्रूफ नहीं करेगा। अगर किसी की डेथ हुई है, डिसेबलमेंट हुई है किसी के भी व्हीकल से, तो उसको वो लाइबल है कि उसको कंपनसेशन मिले। सीधी सी बात इतनी ख़त्म हो जाएगी।
अब आप भी इस कारण से मतलब कोर्ट में आप डिफेंस ले रहे हो, जो भी एक्यूज या जो भी अपोजिट पार्टी है जिसके व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है, वो भी ये डिफेंस ले रहा है कि मेरे रॉन्गफुल एक्ट, निगलेक्ट या डिफ़ॉल्ट, जो पर्सन जो जिसकी डेथ हुई है उसके डिफ़ॉल्ट के कारण डेथ हो गई या उसके डिफ़ॉल्ट के कारण उसकी डिसेबलमेंट हो गई, तो इसलिए इसको कंपनसेशन नहीं पे किया जाना चाहिए। तो ये सब डिफेंस जो है यहाँ पे माने नहीं जाएंगे सेक्शन 140 के अंदर। अगर हुई है, चाहे वो आपकी गलती से हुई है, चाहे जिस पर्सन को एक्सीडेंट हुआ है उसकी गलती से हुई है, आपको उसको अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप डिफेंस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो गया तो अब आप पे लाइबिलिटी आ जाएगी सेक्शन 140 के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ है सेक्शन 140 के अंदर, और ये उसके बिहाफ पे कोई भी आ सकता है जिस पर्सन की डेथ हुई है या बॉडली इंजरी हुई है, जैसे उसके लीगल हेयर हो गए, सक्सेसर हो गए, तो फिर वहाँ पे उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और साथ में अगर कोई और लॉ भी है, जैसे मान लो अब ये तो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अलावा कोई और एक्ट के हिसाब से भी कंपनसेशन बनता है या कोई और क्लेम वगैरह बनता है, तो वो तो अपना अलग चलेगा ही चलेगा, वो पे करना ही पड़ेगा उसको। उसके ऊपर ये नहीं कि इसको सेक्शन 140 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्लेम मिल गया तो अब यहाँ पे नहीं मिलेगा इस एक्ट के अंदर, जो भी दूसरा कोई अगर एक्ट है तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा, उसके अलावा जो उस एक्ट के अंदर क्लेम बनता होगा वो उसको क्लेम पे करवाया जाएगा। और फिर इसके आगे हम इसी के अगले सेक्शन के ऊपर आए, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 141 के ऊपर। अभी हमने सेक्शन 140 को समझा। सेक्शन 140 के 1 की अगर आप हेडिंग पढ़ोगे तो वो क्या बोलती है, प्रोविजंस एज टू अदर राइट्स। किस चीज़ के लिए बोल रही है, प्रोविजंस एज टू अदर राइट्स टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट की बात कर रहा है। तो इसके अंदर क्या बोलता है, ये जो कंपनसेशन क्लेम करने का राइट है सेक्शन 140 के अंदर, जहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है या परमानेंट डिसेबलमेंट हो रही है, ये किसके एडिशन में है, अगर और कोई राइट अवेलेबल है तो उसके एडिशन के अंदर है। जैसे मान लो और कोई भी राइट होगा अगर हम पढ़ते हैं तो उसके एडिशन में आपको सेक्शन 140 के कंपनसेशन मिलेगा। कौन से सेक्शन को छोड़ के, 163A को छोड़ के, मतलब 140 और 163 एक साथ हैं, अगर आपको 140 में मिलता है तो वो इससे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको और कोई राइट है या कोई राइट मिलता है जैसे इस लॉ के अंदर या किसी और लॉ के अंदर, तो वो जो आपको कंपनसेशन मिलना है वो अलग से मिलेगा, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। तो सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 ये बात बोल देता है। फिर सेक्शन 141 के ही सबसेक्शन 2 पे आए, आप अपने बेरेट को ज़रूर लेके बैठिएगा। और इसके अलावा अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप जुडिशरी की क्लासेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7531000390, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @कुशांक है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। हमारी क्लासेस 12 to 13 मंथ्स की रहती है, जिसके अंदर हम अपना सारा सिलेबस कवर करते हैं, जितने भी मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, जजमेंट राइटिंग होती है, और उसके अलावा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, प्री के मॉक टेस्ट होते हैं, मेंस के मॉक टेस्ट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एक तरीके से कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें कवर करें। स्टैटिक जीके हो गई और आपका लैंग्वेज का पेपर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करके चलते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो भी ये कंपनसेशन की बात हो रही है जिसके ऊपर क्लेम डाला गया है सेक्शन 140 के अंदर, डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट से रिलेटेड कोई भी पर्सन के लिए, तो उसको क्या करना है, एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ करना है एज पॉसिबल, कि जितनी जल्द से जल्द हो उसको उतनी जल्दी ख़त्म करना है अगर इस तरीके का कोई कंपनसेशन मांगा गया है तो। ठीक है, सबसेक्शन 2 हमें इतनी बात बोलता है। फिर सबसेक्शन 3 के ऊपर अगर हम आए तो क्या बोलता है कि मान लो अगर क्या होता है कि जैसे हमने सबसे सेक्शन 140 के अंदर क्लेम मांगा किसी पर्सन से, ठीक है, फिर क्या है कि तो ये हमारा क्या हो गया, जो सेक्शन 140 में हम किसी से क्लेम मांग रहे हैं, कंपनसेशन मांग रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट क्लेम है मान लो। इसके अलावा क्या होता है कि राइट ऑन प्रिंसिपल ऑफ फॉल्ट के बेसिस पे भी आप क्लेम मांगते हो, कंपनसेशन मांगते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस पर्सन से हम कंपनसेशन मांग रहे हो सब सेक्शन 3 के अंदर, तो ये सेक्शन बोलता है इस चीज़ को, तो किस हिसाब से वो कंपनसेशन पे किया जाएगा। तो जो आपने पहला कंपनसेशन मांगा और दूसरा कंपनसेशन मांगा, तो जो पहला मांगा अगर मान लो ये इस कंपनसेशन से कम है, मान लो ये 10,000 रुपये है और ये 15,000 रुपये बनता है, तो यहाँ पे ऐसे केस के अंदर जो पर्सन जिसको आपको कंपनसेशन का अमाउंट पे करना था वो आपको सिर्फ 5,000 रुपये और पे करेगा। पहली बात इसने ये बोली। और मान लो अगर यहीं पे क्या होता कि जो पहला सम था वो 15,000 का था, जो पहला कंपनसेशन मांगा था, और दूसरा 10,000 का था, तो यहाँ पे उसने आपको 15,000 रुपये दे दिए, तो ये अमाउंट क्या है, इससे ज़्यादा है। या फिर अगर इसके इक्वल होता तब भी सेम चीज़ रहती, तो यहाँ पे अब इस पर्सन को आपको कोई और क्लेम या कोई और अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमें सेक्शन 140 के अंदर बोली है।
अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करके आपको कोशिश करूंगा समझाने की, और बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सेक्शन 142 के ऊपर आते हैं, जो बात करता है परमानेंट डिसेबलमेंट की। परमानेंट डिसेबलमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न दिया गया है कि परमानेंट डिसेबलमेंट क्या है। तो अब बताता है कि परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ पर्सन क्या होती है। तो उसके अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि पर्सनल डिसेबलमेंट जो है कि भाई ये चीज़ पर्सनल डिसेबलमेंट है, जैसे किसी पर्सन के पैर चले गए, हाथ चले गए, या सुनने की शक्ति चली गई, देखने की शक्ति चली गई, तो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिसेबलमेंट हो गई, मतलब एक वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा। अब यहाँ पे क्या है, ये बोलता है कि जो भी यहाँ पे आपको कंपनसेशन मिलेगा किसके अंदर, जो आपकी डिसेबलमेंट हुई है, इस केस में आपकी कंपनसेशन कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे कंपनसेशन डिसाइड करने का क्या तरीका होगा, जो भी आपको फिजिकल डिसेबिलिटी हुई है वो वहाँ पे कंपनसेशन आपको मिलेगा कि किस एक्सटेंट तक आपको फिजिकल डिसेबिलिटी हुई है, उस कारण से आपकी कितनी अर्निंग कैपेसिटी चली गई, तो उस हिसाब से फिर आपके कंपनसेशन को कैलकुलेट किया जाएगा। ये सेम चीज़ कंफर्म की गई थी एक केस के अंदर भी, उस केस का नाम है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद नसीर AIR 2009 का केस है। क्या नाम है केस का, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद नासिर AIR 2009 का केस है ये। अब इसके अगर आगे हम देखें और कि होता क्या है परमानेंट डिसेबलमेंट, तो इसके अंदर जैसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, आप देखो तो प्राइवेशन ऑफ साइट, आँख की रोशनी चलेगी, दोनों में से किसी भी आँख की रोशनी चलेगी, चाहे इसकी चलेगी इसकी चलेगी या दोनों की चली गई। इसी तरीके से जो कान है, कान दोनों में से कोई कान ख़राब हो गया, उससे सुन नहीं पा रहे, या एक कान ख़राब हो गया, दोनों कान ख़राब हो गए, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी जॉइंट होता है, जैसे बॉडी के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पे जॉइंट होते हैं ना, बोन जॉइंट होता है, वो टूट गया। और इसी तरीके के कोई भी जॉइंट्स में परमानेंट प्रॉब्लम आ गई, इम्पेयरिंग हो गई परमानेंट। ऐसी मान लो कि जैसे अब एक पर्सन का हेड है, फेस है, उसके अंदर क्या हुआ, परमानेंट डिसफिगरेशन हो गई, अब वो अलग से यहाँ से ऐसे टेढ़ा हो गया या ऐसा हो गया, नाक टेढ़ी हो गई, ये चीज़ हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं इनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट के अंदर। तो फिर उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको आपकी परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई, जिस भी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, तो उस हिसाब से फिर उसका कंपनसेशन जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा कि इस लेवल पे इसको ये डिसेबलमेंट हुई है, इस कारण से इसकी अर्निंग कैपेसिटी इतनी ख़राब हुई है, तो इसको इतना कंपनसेशन पे करवाया जाए, ताकि उस कारण से जो भी इसको लॉस हो रहा है वो उसका पूरा हो जाए। अब हम आते हैं सेक्शन 161 के ऊपर। अब क्या होता है, जैसे हम देखते हैं आईपीसी के अंदर भी पढ़ते हैं, हिट एंड रन केसेस होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति कार से जा रहा है और जैसे कि यहाँ साइड पे पेडेस्ट्रियल के ऊपर कोई पर्सन चल रहा था, उसको मार के भाग गया, और कोई सो रहा था, सोते सोते उस पर गाड़ी चला दी, अब ये फेमस भी है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये हिट एंड रन केस होते हैं, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट केसेस होते हैं। तो यहाँ पे फिर किस हिसाब से कंपनसेशन डिटरमाइन किया जाएगा, इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस डाले गए हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारा कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन 161 आता है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का। तो ये इसका अगर आप हेडिंग ही पढ़ोगे सेक्शन 161 की, वो बोलती है स्पेशल प्रोविज़न, उसके अंदर वर्ड ही आता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट की। हिट एंड रन की, मारा किसी को गाड़ी से या जो भी आपके पास व्हीकल था, और उससे मार के आप रन कर गए, भाग गए, वहाँ रह गए, तो ये चीज़ नहीं है, हिट एंड रन कर गए आप वहाँ से। तो ऐसे केस के अंदर क्या कंपनसेशन पे किया जाएगा, वो हमें सेक्शन 161 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे वो सबसे पहले ही क्या बताता है कि जैसे कुछ, अब आपको कोई मान लो जिस भी पर्सन को कोई एक्सीडेंट कर रहा है और हिट करके रन कर रहा है, तो क्या होगा, अब किसी को इतनी बड़ी आगे गाड़ी लगेगी इतनी स्पीड में, एक गंदी ड्राइंग बनाता हूँ, तो अब किसी को आगे गाड़ी लगेगी तो उसको कुछ ना कुछ चोट लगेगी, इससे इंजरी होगी। अब इंजरी कैसी कैसी होती है हमने आईपीसी में पढ़ रखी है, जैसे कि हो गया ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो यहाँ पे बोलता है कि जो ग्रीवियस हर्ट आपने वहाँ पे पढ़ी है ना डेफिनेशन आईपीसी में, वही मीनिंग यहाँ पे भी होगा। इसी तरीके से अगर आप वर्ड पढ़ोगे हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, जो भी सेक्शन 162 163 में भी पढ़ेंगे, तो उसका मीनिंग भी बताता है। इसका मीनिंग बोलता है, अगर आप डायरेक्टली बेरेक्ट से पढ़ोगे कि मीन्स एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स
कि कोई भी एक्सीडेंट जो किससे हो रहा है, मोटर व्हीकल को यूज़ करने से हो रहा है या फिर मोटर व्हीकल्स को यूज़ करने से हो रहा है, एक से ज़्यादा मोटर व्हीकल को, एंड द आइडेंटिफाई वेयर ऑफ कैन नॉट बी असर्टेन इन स्पाइट ऑफ द रीजनेबल एफर्ट फॉर द पर्पस। और जो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा पा रहा भाई, जो भी पर्सन है जिसने भी एक्सीडेंट किया था रीजनेबल एफर्ट्स करने के बाद, तो उसको हम बोलेंगे हिट एंड रन केस। और जहाँ पे भी स्कीम वर्ड यूज़ होगा तो कौन सी स्कीम होगी, जो हम सेक्शन 163 के अंदर देखेंगे। तो ये 3 वर्ड इसने यहाँ पे बताए कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट क्या होता है और स्कीम क्या होती है। तो ये 3 टर्म्स आई होप आपको समझ आई हो। उसके आगे अगर हम देखें सब सेक्शन 2 के अंदर, यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कौन सी कंपनीज होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे लाइबिलिटी बताई गई है, तभी जिसको हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे किसी ने किसको हिट कर दिया, वहाँ से रन कर गया, इस तरीके की कोई चीज़ हो गई, तो जो भी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है इंडिया की, या कोई भी आपका कोई भी एग्रीमेंट हो रखा है इंश्योरेंस कंपनी से ऐसे स्कीम के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि उस कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा जिस भी पर्सन को वो क्या करके भागा है, हिट एंड रन करके भागा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि चाहे उसकी डेथ हो या फिर ग्रीवियस हर्ट हो, जो कि किस रीजन की वजह से हुई है, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट की वजह से हुई है। तो वहाँ पे फिर इंश्योरेंस कंपनी आके उसको कंपनसेशन पे करेगी। और यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट भी बता रखा है, जब हम आगे सब सेक्शन 3 को पढ़ोगे उसके अंदर बोलता है कि ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होंगी जिनका जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो इस तरीके की जब उनकी लायबिलिटी बनेगी, तो जहाँ पे उनको ये मिलेगा कि किसी पर्सन की डेथ हुई है मोटर एक्सीडेंट से, तो वहाँ पे 25,000 रुपीज़ का कंपनसेशन फिक्स सम है, इतना ही पे करना होगा। और अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट होता है तो ग्रीवियस हर्ट के केस के अंदर 12,500 रुपये पे करने होंगे। तो ये फिक्स सम है कि अगर डेथ हो रही है तो 25,000 पे करो, और अगर ग्रीवियस हर्ट हो रहा है तो 12,500 पे करो। जैसे हमने 140 में देखा था कि डेथ पे 50 और वैसे 25 ग्रीवियस हर्ट पे, और यहाँ पे क्या है कि डेथ पे 25 और नॉर्मली ग्रीवियस हर्ट में 12,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कंपनसेशन के लिए कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 161 के लिए कि जो भी व्हीकल है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा पा रहा, तो इसका प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर व्हीकल आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, सर्टेन कर लिया जाएगा रीजनेबल एफर्ट्स के बाद भी, तो फिर वो हिट एंड रन का केस रहेगा नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप क्लेम आपको नहीं मिलेगा। ये एक केस भी था, फेमस केस है, इसका नाम है थीती वर्सेस मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स, पलक्कड़ AIR 1996 का केस है। तो हिट एंड रन के केस में ही होगा ये चीज़, हिट एंड रन का केस नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा, सेक्शन 161 में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हिट एंड रन केस होना ज़रूरी है। फिर सेक्शन 162 के ऊपर अगर हम आएँ तो ये बात करता है रिफ़ंड के बारे में, बात करता है कि जैसे आपको 161 के अंदर कंपनसेशन मिल गया तो इसके रिफ़ंड की बात करता है सेक्शन 162। तो यहाँ पे क्या बोलता है जो सेक्शन 162 है कि जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है सेक्शन 161 के अंदर कंपनसेशन मिल रहा है डेथ के रिगार्डिंग या ग्रीवियस हर्ट के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे एक कंडीशन लगाई जाती है। क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई भी कंपनसेशन मिलता है या फिर कोई भी अदर अमाउंट मिलता है ये इसके बदले में, कंपनसेशन के बदले में, मतलब जो क्लेम किया गया है, तो फिर जितना उसको अमाउंट मिलता है उस डेथ या ग्रीवियस या हार्ट के कंपनसेशन में, इस मतलब कि कोई भी प्रोविजंस के अंदर इस एक्ट के बाकी जितने भी हम प्रोविजंस देखे हैं या फिर किसी और लॉ के अंदर भी मिलता है, तो जितने तक का वो कंपनसेशन मिल जाता है तो उतने तक का उसका इक्वल कंपनसेशन जो है वापस रिफंड करना पड़ता है जो सेक्शन 161 में मिला। क्योंकि आपको फिर वहाँ से मिल गया तो आपको यहाँ से जो रिफंड मिला, जो अमाउंट मिला था वो आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सेक्शन 162 के सबसेक्शन 1 के अंदर दी गई है। फिर सबसेक्शन 2 अगर हम देखें सेक्शन 162 का, जो भी कोर्ट है, जैसे अब 161 के अंदर आपको क्लेम मिला, जो सेक्शन 162 का सबसेक्शन 2 है वो बोलता है कि जैसे आपको क्लेम मिला, ठीक है, 161 के अंदर जो भी आपका एक्सीडेंट हुआ था जिससे डेथ हुई या बॉडली इंजरी हुई जो मोटर व्हीकल से हुआ, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको किसी और लॉ के हिसाब से कंपनसेशन मिल रहा है, किसी और प्रोविज़न के हिसाब से मिल रहा है, जो अभी हमने सबसेक्शन 1 में भी पढ़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोर्ट के बारे में बताता है या ट्रिब्यूनल जो है या जो भी अदर अथॉरिटी है वो क्या करेगी ऐसे केस के अंदर, अगर कोई कंपनसेशन जो है ऑलरेडी पे हो चुका है सेक्शन 161 के अंदर उस पर्सन को, तो यहाँ पे उसको ऑर्डर कर देगी इस पर्सन को जिसको भी अमाउंट मिला था कि वो अमाउंट रिफ़ंड कर दे। तो यहाँ पे वो एक तरीके से ऑर्डर करने के बारे में बता रहा है कि जो भी अमाउंट मिला है वो रिफ़ंड कराएगा कोर्ट, जो हमने वो सबसेक्शन 1 में भी पढ़ा था। और अगर मान लो कि इस तरीके की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है कंपनसेशन की सेक्शन 161 के अंदर, तो ये जो अब नया क्लेम आया है
इसके बारे में उस कोर्ट को, उस ट्रिब्यूनल को भी बता देगा कि यहाँ पे क्लेम आ गया, अब वो जो एप्लीकेशन पड़ी है वो अब आपको कैसे ट्रीट करनी है, फिर उस हिसाब से वो उसको ट्रीट करता है कि वहाँ पे क्लेम आ गया, क्योंकि अब वो हिट एंड रन केस रहेगा नहीं, क्योंकि कोई और पर्सन मिल गया जिसने वो केस किया था, मतलब वो एक्सीडेंट किया था, तो फिर वो हिट एंड रन केस रहा नहीं, तो 161 हट जाएगा। फिर सेक्शन 163 के ऊपर अगर हम आएँ, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर सेक्शन 163 के अंदर हमें स्कीम के बारे में बताता है, स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट की। जो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर जो कंपनसेशन पे किया जाता है उसकी स्कीम के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के एक ऐसी स्कीम स्पेसिफाई कर सकती है और ये भी बताएगी कि किस मैनर के अंदर उस स्कीम को एडमिनिस्टर किया जाएगा, किसके द्वारा, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, जीआईसी, जैसे एलआईसी ऐसे जीआईसी है, एलआईसी लाइफ की इंश्योरेंस करती है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन गुड्स और इन सब सामान की, लोगों की, इन चीज़ों की इंश्योरेंस करती है। द फॉर्म, मैनर एंड द टाइम विद इन विच एप्लीकेशंस फॉर कंपनसेशन में बी मेड, और बताएगा कि इस तरीके की एप्लीकेशन जो सेक्शन 161 के अंदर आनी है कितने टाइम में आनी है और किस तरीके से आनी है। तो ये सारी चीज़ें बताएगा किस ऑफिसर के पास, किस अथॉरिटी के पास इन एप्लीकेशंस को लगाना है, और वो ऑफिसर्स, अथॉरिटी किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ऐसे केस के अंदर जहाँ पे हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट के कंपनसेशन मांगने आया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी ऑफिशियल गजट में निकाल के। अब फिर इसके अगर सबसेक्शन 2 के ऊपर आए, सेक्शन 163 के अंदर, भाई स्कीम तो बना दी ना गवर्नमेंट ने, तो स्कीम मेड अंडर सबसेक्शन 1 में प्रोवाइडेड, अब स्कीम के अंदर क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं वो हमें सबसेक्शन 2 बताता है। तो क्या बताता है कि जैसे कोई कॉन्ट्रवेंशन करेगा इस प्रोविज़न की, तो उसके ऊपर वो पर्सन जो है लाइबल हो सकता है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है जो कि 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी, और फाइन भी लग सकता है जो कि 500 रुपये तक का होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा फाइन नहीं लगेगा। और जो भी पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज़ होंगी ऑफिसर के ऊपर जो लगाई गई हैं, जो भी बताई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे प्रायर अप्रूवल लेनी होगी उस ऑफिसर को राइटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जो भी अपनी पावर्स हैं वो आगे डेलीगेट कर सकता है किसी ऑफिसर या अथॉरिटी को। तो ये चीज़ भी यहाँ पे दे दी गई है। और जो प्रोविज़न्स हैं इस स्कीम के, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी काम में आ सकते हैं, लेकिन जब ये मोटर व्हीकल एक्ट 1939 आया था, इससे पहले से नहीं आएंगे, इसके बाद से ही आएंगे। लेकिन ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा ये किसी के साथ प्री जुडिशली इफेक्ट नहीं करना चाहिए किसी के इंटरेस्ट को, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो सेक्शन 163 के अंदर इतनी चीज़ बताई गई है। फिर हम सेक्शन 163A के ऊपर आते हैं, क्योंकि 163A और 163B को बाद में ऐड किया गया था। तो सेक्शन 163A बोलता है स्पेशल प्रोविजंस एज टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एज स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बेसिस। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो कंपनसेशन पे करने की बात हो रही है ये किस हिसाब से हो रही है, एक फार्मूला बनाया है जिस हिसाब से आप उस फार्मूले में आप चीज़ें करो और उस हिसाब से जो अमाउंट निकल के आएगा उस अमाउंट को आपको पे करना होगा उस फार्मूले के हिसाब से। तो ये सेक्शन 163A के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जो भी पर्सन है जिसके कारण डेथ हुई, जिसकी व्हीकल से जो भी ऑनर है, परमानेंट डिसेबलमेंट हुई, तो वहाँ पे एक शेड्यूल दिया गया है हमें इस एक्ट के पीछे, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम है और मोटर व्हीकल एक्ट है, इसके पीछे एक शेड्यूल दिया गया है, सेकेंड शेड्यूल। तो उस हिसाब से फिर कंपनसेशन उस फॉर्मूले के हिसाब से जो बताया गया है वो मिल जाता है उस पर्सन को। और वो जो सेकेंड शेड्यूल है वो टाइम टू टाइम जो है ऑफिशियल गजट के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से अपडेट होता रहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो। अब यहाँ पे केस आता है प्रिया वसंत कालगुतर वर्सेस मुराद शेख, AIR 2010 का केस है। क्या नाम है, प्रिया वसंत कालगुटर वर्सेस मुराद शेख का केस है। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर क्या होता है कि एक अमाउंट है 3 लाख रुपए का जो क्लेम किया गया जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसके द्वारा कंपनसेशन के तौर पर। तो यहाँ पे एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो होती है सेक्शन 166 के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के क्या करती है कि उसको कहती है कि आपके साथ जो डिसेबलमेंट हुई वो कितनी हुई है, सिर्फ 10% हुई है। तो इस हिसाब से आपका जो अमाउंट बनता है वो 40,000 बनता है, लेकिन आपको फाइनली 72,785 रुपीज़ पे किए जाएंगे। वो कैसे, इसमें कोर्ट ने बोला, जो ट्रिब्यूनल थी उसने बोला कि 18,000 रुपये जो है आपको, जो भी आपको पेन और सफरिंग हुई उसके लिए दिए जाते हैं, 12,000
₹640 आपको आपकी डाइट और जो भी अटेंडेंट थे जो जो आपको वहाँ पे डाइट वगैरह दे रहे थे उसके लिए दिए जाते हैं, और ₹323 दिए जाते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। अब ये जो पर्सन है वो जाता है अपील के अंदर हाई कोर्ट, और वहाँ पे उसका ये जो अमाउंट है बिना किसी रीज़न असाइन किए इंक्रीज़ कर दिया जाता है ₹1,12,000 पे। तो ये इस केस में हुआ। और फिर इसके बाद ही ये भी बोला गया कि जो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन है ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बेसिस पे होनी चाहिए जो सेकंड शेड्यूल के अंदर दी गई है। तो सेक्शन 164 के अंदर 163A के अंदर हमें इतना जानना जरूरी है। इसके बाद हमारा जो मेन सेक्शन आता है जो हमें पता होना चाहिए वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 165 जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। अब ये क्या है इसके अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेक्शन 165 के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन निकालेगी ऑफिशियल गजट के अंदर, और क्या कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। तो ये किसकी ड्यूटी है, ये ट्रिब्यूनल बनाना स्टेट गवर्नमेंट की, और वो अपनी स्टेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स बना सकती है, और वो अपने हिसाब से फिर बना देगी कि इस एरिया के लिए ये, इस एरिया के लिए ये, नोटिफिकेशन में बता के। और फिर यही जो सेक्शन है हमारा 165 ये भी बता देता है कि ये जो क्लेम ट्रिब्यूनल होगी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होगी, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो भी उसको ठीक लगेंगे। और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स रखे जाएंगे उनमें से एक जो है कौन होगा, चेयरमैन होगा उसका। एक कौन होगा, चेयरमैन होगा, बाकी फिर मेंबर्स होंगे। तो एक चेयरमैन होगा और बाकी मेंबर्स होंगे। इस तरीके से जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी। फिर क्वालिफिकेशन भी बताता है कि कौन कौन मेंबर्स बन सकते हैं इसके अंदर, कि स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कि किसी को भी उठा के मेंबर बना देगी, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है चेयरमैन बनने के लिए या मेंबर बनने के लिए। या क्या क्या है कि वो पर्सन जो है हाई कोर्ट का जज रहा हो, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा हो, या फिर क्वालिफाइड हो किस चीज़ के लिए, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये चीज़ें होनी कंपलसरी है, तभी उसको मेंबर बनाया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा। और इसी सेक्शन के अंदर हमें बताता है कि जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा क्लेम ट्रिब्यूनल्स बना दी गई किसी एरिया के अंदर, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो या तो कोई जनरल ऑर्डर निकालेगी या स्पेशल ऑर्डर निकालेगी और बताएगी कि किसका क्या काम होगा, कि इस ट्रिब्यूनल का ये काम होगा, इसका ये काम होगा, इतना एरिया में होगा, इतने अमाउंट तक का होगा। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 165 के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, कि स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी दे दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें बताएगी। और ये जो हमारा क्लेम ट्रिब्यूनल बनी है सेक्शन 165 की, हमें इसको सेक्शन 168 के साथ पढ़ना चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट के, जहाँ पे एम्पावरमेंट की जाती है, पावर दी जाती है किस चीज़ की, कि जितने भी क्लेम्स होंगे उसको एडजुडिकेट करने की। किस चीज़ से रिलेटेड क्लेम्स होंगे, एक्सीडेंट से रिलेटेड होंगे जिसके अंदर किसी पर्सन की डेथ हो जाए या बॉडली इंजरी हो जाए या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाए थर्ड पार्टी की अपने मोटर व्हीकल को यूज़ करते हुए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब ये हो गया, फिर अब क्या होगा कि अब हम कैसे अपना क्लेम लेंगे, तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी ट्रिब्यूनल के सामने। ये एप्लीकेशन कैसे होगी, सेक्शन 166 के हिसाब से होगी। तो सेक्शन 166 हमें बताता है एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन के बारे में। तो जब एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी कंपनसेशन की जो कि किसी एक्सीडेंट के कारण हुई है, जो भी हमें सेक्शन 165 के हिसाब से जहाँ पे भी ट्रिब्यूनल बनाई गई है उसके अंदर ये लगाई जाएगी एप्लीकेशन। अब जब ये एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो कौन पर्सन इस एप्लीकेशन को लगाएगा, कोई तो पर्सन होगा ना जो इस एप्लीकेशन को लगाएगा। हो सकता है उस पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, या डिसेबलमेंट हो गई, तो या तो खुद लगा देगा अगर डिसेबलमेंट हुई है, जिसको इंजरी हुई है, या फिर जो प्रॉपर्टी का ऑनर है जैसे इंश्योरेंस के अमाउंट लेने के लिए वो लगा सकता है। और मान लो उस पर्सन की डेथ हो गई उस एक्सीडेंट के कारण, तो उसका कोई भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस डिजीज़ का वो लगा सकता है, या फिर जो भी एजेंट है जिसको ऑथोराइज किया गया है उस इंजर पर्सन के द्वारा, या फिर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी के सभी या कोई एक, इस तरीके से कोई भी आके एप्लीकेशन लगा सकता है। और अब ये कौन सी ट्रिब्यूनल में लगेगा, हर एक स्टेट में हमारी ट्रिब्यूनल से, तो कौन सी ट्रिब्यूनल में लगेगा, जुरिडिक्शन कहाँ पे होगी वो भी हमें यहीं पे बताई गई है। या तो जहाँ पे एक्सीडेंट अकर हुआ वहाँ पे लगा कर दी जाए ये एप्लीकेशन, कौन करेगा, क्लेमेंट करेगा। और क्लेमेंट कौन है अभी अभी मैंने आपको बताया, तो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ कर सकता है, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा है वहाँ की जो भी ट्रिब्यूनल बनती है जुरिडिक्शन के हिसाब से उस ट्रिब्यूनल के अंदर ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है।
फिर जो भी क्लेम ट्रिब्यूनल्स होंगी, जो अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी एक्सीडेंट की, वो फॉरवर्ड करेगी सबसेक्शन 6 के हिसाब से। किसके सबसेक्शन से? सेक्शन 158 के हिसाब से जो भी एप्लीकेशंस आई होंगी उसके अंदर। और जो क्लेमेंट होता है उसको ये ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए नेसेसरी नहीं होता कि वो अपने एविडेंसेस प्लीड करें इन कंपनसेशन को मांगने से पहले। सिर्फ इतना उसको करना होता है कि इतना सफिशेंट होता है कि जो क्लेमेंट है उसको ये कन्वे करना होता है रिस्पोंडेंट को कि ये जो एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर उसकी डेथ या फिर इंजरी हुई, वो उसकी गाड़ी के लगने के कारण से हुई है, रिस्पोंडेंट जो भी है उसकी कार के हिट के कारण से हुई है। तो इसी तरीके से मतलब कि अगर मान लो कोई रैशनेस कॉजिंग एक्सीडेंट करता है, किसी की रैशनेस की वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है, तो पिटीशन जो है वो इनकम्प्लीट नहीं होगी या कंक्लूजन पे नहीं आएगी अगर ये बात जो है पिटीशन के अंदर डिस्क्लोज़ नहीं की गई। फिर उसके बाद सेक्शन 167 के अंदर हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है किस चीज़ के रिगार्डिंग, क्लेम्स फॉर कंपनसेशन इन सर्टन केसेस की। कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कंपनसेशन लेने का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लो किसी की डेथ होती है या बॉडली इंजरी होती है, सेक्शन 167 के हिसाब से डेथ होती है, बॉडली इंजरी होती है किसी पर्सन की, जिसके कारण वो कंपनसेशन मांगता है। लेकिन कंपनसेशन कहाँ पे मांगता है? इस एक्ट में मांगता है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, और साथ ही साथ वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के अंदर भी मांगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पर्सन जो एंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए, उसको जो कंपनसेशन मिलेगा वो सिर्फ एक ही एक्ट के अंदर मिलेगा, या तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में ले ले या मोटर एक्सीडेंट क्लेम मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ले ले। दोनों में से एक में ले, ये नहीं कि इसमें भी ले लिया और इसमें भी ले लिया, दोनों में से किसी एक एक्ट में लिखेगा। ये सिर्फ सेक्शन 167 के अंदर स्पेशली बताया गया है। अदरवाइज किसी और एक्ट में क्लेम बनता था तो वो ले लेगा, लेकिन यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर दोनों में बन रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन है उसके पास, वो चूज़ कर सकता है कि या तो वो वर्कमैन कंपनसेशन में ले ले या मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो उसका क्लेम बन रहा है उसके हिसाब से ले ले अपना कंपनसेशन। फिर हम आगे चले तो अब हम बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। ये जो क्लेम है हमारी ट्रिब्यूनल जो है उसके अंदर जो क्लेम्स देती है उसके अंदर अवार्ड देती है, उसके बारे में बात करें तो हम सबसे पहले आते हैं सेक्शन 168 के ऊपर। ये बात करता है अवार्ड ऑफ द क्लेम्स ऑफ ट्रिब्यूनल। किसके बारे में? अवार्ड के बारे में बात कर रहा है, जो वो डिसीजन दे रहे हैं कंपनसेशन पे कर रहे हैं उनके बारे में। तो अब क्या होगा, जब क्लेम ट्रिब्यूनल जो भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है उसको एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी कंपनसेशन के लिए, जैसे सेक्शन 166 के अंदर उसको एप्लीकेशन आई, ठीक है, जो क्लेम ट्रिब्यूनल है। तो यहाँ पे क्या करेगी जो क्लेम ट्रिब्यूनल है, वो नोटिस देगी किसको? इंश्योरर को, और जो भी पार्टीज़ हैं उनको, जो जिनको भी पार्टी जैसे रिस्पोंडेंट बनाया गया उन सबको नोटिस देगी इस एप्लीकेशन का, इंश्योरेंस को और पार्टीज़ को। इसके अंदर इंश्योरर को भी दे ही रही है वो, और उनको एक अपॉर्चुनिटी देगी सुनने की कि भाई आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन आई है, ये एप्लीकेशन है, आपका क्या कहना है इसके अंदर। उसके बाद क्या करेगी, एक इंक्वायरी होल्ड करेगी, जो क्लेम है उसके लिए एक इंक्वायरी करेगी, जितना भी क्लेम मांगा गया हर एक क्लेम के लिए। और जो सेक्शन 162 है जो हमने पढ़ा था अभी, उसको ध्यान में रखते हुए वो एक अवार्ड डिटरमाइन कर सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो जस्ट है, मतलब सही है, इतना अमाउंट पे होना चाहिए। और स्पेसिफाई कर देगी जो पर्सन है और पर्सनस हैं, मतलब चाहे एक पर्सन था या एक से ज़्यादा पर्सन था, कि किसको वो अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें वो कर देगी कि किसको कितना अमाउंट पे करना है, किसको अमाउंट मिलना है, ये सारी चीज़ें फिर वो डिटरमाइन कर देगी। और यहीं सेक्शन 160 के 8 के प्रोविजियो में भी कुछ बात दी गई है। प्रोवाइडेड बोलता है कि जहाँ पे इस तरीके की एप्लीकेशन लगाई जाती है कंपनसेशन के लिए, सेक्शन 140 के अंदर भी जहाँ पे किसी पर्सन की डेथ हुई या परमानेंट डिसेबलमेंट हुई, जो हमने सेक्शन 140 पढ़ा था, तो वो जो एप्लीकेशन थी वो चैप्टर ये जो हमारा 10 है इसी के हिसाब से डिस्पोज ऑफ होगी एप्लीकेशन। तो सेक्शन 168 के अंदर हमें ये बात बोली कि वही चीज़ करेगा कि इंक्वायरी करेगा, नोटिस देगा, वो सारी चीज़ें जो करने वाली है। और फिर जो भी ये ट्रिब्यूनल है, जो क्लेम ट्रिब्यूनल है, ये क्या करेगी, जो कॉपीज़ हैं अवार्ड की वो डिलीवर करेगी पार्टीज़ को, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द उनको पार्टीज़ को डिलीवर करेगी। और जहाँ पे इस तरीके की कोई डेट है, जहाँ डेट ऑफ अवार्ड है, उसके विदिन 15 डेज़ वो कोशिश करेगी कि उसको वो जो भी कॉपीज़ हैं इसकी वो डिलीवर हो जाए पार्टीज़ को। तो ये ट्रिब्यूनल का काम है, ट्रिब्यूनल इसको इंश्योर करती है कि ये चीज़ पूरी हो जाए।
और जब भी कोई अवार्ड किया जाता है इस सेक्शन के अंदर, तो जो पर्सन जिसको रिक्वायर्ड होता है कि अमाउंट पे करने के लिए, जैसे कि ए पर्सन को बोला गया कि आपने इतना अमाउंट पे करना है, तो उस पर्सन को विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ अनाउंसिंग द अवार्ड, जब भी अनाउंस किया गया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, पूरा का पूरा अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, जिस भी हिसाब से ट्रिब्यूनल ने बोला है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ करनी है, तो उस हिसाब से फिर वो अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। तो ये चीज़ हमें सेक्शन 168 के अंदर बता रखी है। फिर सेक्शन 169 के ऊपर आए अगर हम, यही सेक्शन हमारे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल की, ये जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल है इसके के अंदर क्या प्रोसीजर है और इसकी पावर्स क्या है। अब ये जो हमने इससे पहले सेक्शन 168 पढ़ा, तो इसके अंदर जो इंक्वायरी करनी है सेक्शन 168 के अंदर, तो वो अपने रूल्स के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं इस बिहाफ पे, और जो भी समरी प्रोसीजर फॉलो करना है जो उनको ठीक लगता है उस हिसाब से वो सेक्शन 169 के अंदर कर सकते हैं। और पावर्स क्या होंगी इस ट्रिब्यूनल के पास, तो जो भी पावर्स सिविल कोर्ट के पास होती है, जैसे एविडेंस लेने की ओथ के ऊपर, किसी विटनेस को बुलाने की, कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाने की, डिस्कवरी कराने की, तो ये जितनी भी पावर्स दी गई हैं एक सिविल कोर्ट को, वो सारी पावर्स जो हैं ट्रिब्यूनल के पास भी होंगी। और कुछ पावर्स जो हैं सीआरपीसी की भी इस ट्रिब्यूनल को दी गई हैं। तो दोनों ही तरीके की पावर हैं, सिविल कोर्ट की पावर भी दे दी गई है और कुछ कुछ पावर जो हैं वो सीआरपीसी की भी दे दी गई हैं। इसके अलावा इसी सेक्शन के अंदर, सेक्शन 169 के अंदर अगर हम आगे बढ़ें, तो जो भी अपने रूल्स हैं हमको तो फॉलो कर ही रही है ट्रिब्यूनल। अब मान लो कि कोई क्लेम वगैरह को डिटरमाइन करना है, एडजुडिकेट करना है कंपनसेशन को कि कितना अमाउंट करना है, तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि कोई एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन जिनको कोई स्पेशल नॉलेज है किसी मैटर से रिलेटेड, तो उनकी हेल्प भी ये जो ट्रिब्यूनल है वो ले सकती है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए मना नहीं किया गया कि सारा दिमाग अपना उन्हीं जजेस को लगाना है। ट्रिब्यूनल के जो है ये किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इन चीज़ों को बताने के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद सेक्शन 171 के ऊपर अगर हम आएँ, तो ये हमें बताता है अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज़ अलाउड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है, अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर क्लेम जहाँ पे अलाउड हो जाता है। तो जहाँ पे कोई क्लेम जो ट्रिब्यूनल के पास था वो अलाउ किया गया है इस एक्ट के हिसाब से, मतलब कोई कंपनसेशन दिया गया है, तो वो जो ट्रिब्यूनल है, वही हमारी जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है, वो क्या डायरेक्शन दे सकती है कि जो आपने कंपनसेशन का अमाउंट पे करना है वो तो करो ही करो, इसके अलावा इस अमाउंट के ऊपर आप सिंपल इंटरेस्ट भी पे करो उस रेट के ऊपर जो भी उनको ठीक लगता है, किस डेट से, जिस डेट से जो क्लेम है वो किया गया था। तो अगर आप सेक्शन को डायरेक्टली पढ़ोगे उसके अंदर आपको वर्ड देखने को मिलेगा, फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ मेकिंग द क्लेम। तो उस डेट से पहले से आपको वो नहीं होगा, या तो उसके बाद की कोई डेट होगी या उससे उस दिन से होगी जिस दिन क्लेम किया गया था। तो वहाँ से उस अमाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट भी जो ट्रिब्यूनल है वो पे करवा सकती है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है ज़्यादातर, जो कंपनसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होता है, ये नॉर्मली वही रेट होता है जो बैंक में चल रहा होता है, जो भी प्रिविलेंट रेट चल रहा होता है, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट दिलाया जाता है। तो अगर मान लो आप करेंटली जो भी आपका अमाउंट का जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा अभी बैंक में, वही इंटरेस्ट रेट आपको भी पे करना पड़ेगा यहाँ पे। मान लो अगर 6% चल रहा है तो 6% करना पड़ेगा, 7% चल रहा है, 7.5% चल रहा है, 8%, जो भी चल रहा है वो आपको इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 171 के अंदर ये दे रखा है, मतलब एक पावर दे दी गई इंटरेस्ट को पे कराने के लिए भी। फिर सेक्शन 172 के ऊपर अगर हम आएँ, तो सेक्शन 172 बात करता है अवार्ड ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट इन सर्टेन केसेस। ये कुछ केसेस के अंदर कंपनसेटरी केसेस के बारे में बात कर रहा है, और सेक्शन 173 के अंदर अपील के बारे में बात करता है। तो 172 को अगर हम थोड़ा सा और देखें तो क्या बोलता है कि कोई भी जो क्लेम होता है ट्रिब्यूनल का, जो इस एक्ट के हिसाब से उन्होंने कंपनसेशन पे किया है, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं इस चीज़ से, किस चीज़ से, कि ये जो पॉलिसी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी की गई थी, ये वॉइड थी, किस बेसिस पे, मतलब क्या ग्राउंड के बेसिस पे वॉइड थी, क्योंकि ये जो पॉलिसी ली गई थी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट ऐसे किए गए थे जो कि फॉल्स है, गलत चीज़ें प्रेजेंट की गई थी। कोई भी ऐसी मटेरियल पर्टिकुलर इसके अंदर फॉल्स चीज़ें शो की गई थी। पहली चीज़, इससे अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ की कोई भी जो पार्टी है,
या फिर जो इंश्योरर है जिसने इंश्योरेंस की है उसने कोई फॉल्स या विक्सेशियस क्लेम जो है वो लेके आया है वो ट्रिब्यूनल के सामने। तो ऐसे केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की पेमेंट करने के लिए? ये जो पार्टी जो गिल्टी है इस मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसने झूठी चीज़ शो की थी, झूठा शो करके इंश्योरेंस ली थी या गलत तरीके से विक्सेशियस क्लेम मांगा है, उसको ये क्लेम मतलब जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर कर सकती है, उसके ऊपर कोई स्पेशल कॉस्ट लगा सकती है और वो अमाउंट फिर एज ए कंपनसेशन इंश्योरर को या जो भी पर्सन है, जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट ये चीज़ की गई थी, उसको पे करवाएगी ट्रिब्यूनल। तो ये चीज़ भी है, तो आपको गलत चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी। और ये वैसे तो कंपनसेशन की बात या पेनल्टी की बात बोल रहा है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। ये सबसेक्शन 2 जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर ये बोलता है कि ये जो अमाउंट है, ये स्पेशल कॉस्ट जो है सबसेक्शन 1 में लग रही है, ये 1000 रुपीज़ मतलब 1000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा क्लेम या स्पेशल कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती उस पर्सन को, लेकिन उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस फिर लग जाता है कि उसने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, तो फिर वहाँ पे उसको चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है इस सेक्शन के अंदर। आई होप आपको समझ आया। और अपील के अंदर अगर हम अपील देखें जो हमें सेक्शन 173 के अंदर दे रखी है, तो अपील के लिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 सबसेक्शंस हैं इसके अंदर। तो वो क्या अपील के बारे में बोलते हैं, सिंपली वो हमें ये बोलते हैं कि मान लो कोई पर्सन जो है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सफ़र कर रहा है, एग्रीव्ड है, तो वो क्या कर सकता है कि हाई कोर्ट के पास जा सकता है अपील में, लेकिन ये 90 डेज़ के अंदर ही जाना होगा जब अवार्ड हुआ है। जिस भी दिन ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया है उसके विद इन 90 डेज़ उस पर्सन को अपील के अंदर जाना पड़ेगा हाई कोर्ट के पास। उसके बाद उसका लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ यदि, और अगर आपको अपील में जाना है तो आपको पहले एक अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ेगा हाई कोर्ट में अपील में जाने के लिए। तो वो अमाउंट कितना होगा, या तो 25% या फिर 25 नहीं 50% या 25,000 रुपीज़, जो भी कम है दोनों में से। 50% किसका, जो अवार्ड हुआ था उसका। तो 50% ऑफ अवार्ड या 25,000 रुपीज़ जो भी कम है, पहले वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हो। और 90 डेज़ के बाद भी आपकी हाई कोर्ट अपील सुन सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर आपको, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं, सफिशिएंट कॉज आपको बताना पड़ेगा। और मान लो कि ट्रिब्यूनल ने अमाउंट ही जो क्लेम का जो पर्सन के ऊपर लगाया है वो 10,000 रुपये या 10,000 रुपये से कम का लगाया, फिर आपके पास ये राइट नहीं है कि आप हाई कोर्ट के पास अपील में जा पाओ, क्योंकि अपील में जाने का राइट स्टैट्यूटरी राइट होता है। स्टैच्यू अगर राइट देगा तो आप जा पाओगे, आपका इनहेरेंट राइट नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्टैच्यू ने राइट नहीं दिया अगर आपका 10,000 रुपये से कम का अमाउंट लगाया जाता है आपके ऊपर, तो वहाँ पर फिर आप अपील में नहीं जा पाओगे। तो एक चीज़ बाकी जो हमने सेक्ट में देखी है, जो हमें चीज़ देखने को मिलती है नॉर्मली, वो क्या है कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि कोई भी जब हमने सेक्शंस देखे थे 149, 147, तो कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं था किसके बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच में। ये जो कंपनी की जो लायबिलिटी अराइज हो रही थी थर्ड पार्टी के प्रति, वो कैसे हो रही थी, सेक्शन 149 और 147 की वजह से ही हो रही थी। अपने आप में सेक्शंस है जिन्होंने ये लायबिलिटी अराइज करी इन कंपनीज़ की। तो सेक्शन 149 किसके लिए बेनिफिशियल है, थर्ड पार्टी के लिए बेनिफिशियल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेनिफिट जो है कोई ऑफेंडिंग व्हीकल्स हैं उनके जो ऑनर है उनके लिए एक्सटेंडेबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमें देखने वाली हैं। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और हैं, हम केसेस भी पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप फर्दर मेरे को मैसेज कर सकते हो और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी कुछ चीज़ें और होती हैं, लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो हमें करने हैं इस सेट के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।